आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। गजा जंग की आंच में इजराइल अब मिस्र के साथ उलझकर जल सकता है। मिस्र ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल की पैदल फौज घनी आबादी वाले गजा इजिप्ट बॉर्डर पर बसे शहर राफा में भेजी गई तो फिर मिस्र इजराइल के साथ अपने अमन के मुआहदे को यानी कैंप डेविड अकॉर्ड्स को तोड़ देगा। लगभग 50 सालों तक मिडिल ईस्ट में अमन की बुनियाद बने रहे कैंप डेविड समझौते को सस्पेंड करने की धमकी तब आई है जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ 4 महीने से चली आ रही जंग को जीतने के लिए राफा में आर्मी भेजना बहुत जरूरी है। आर्मी मतलब पैदल सैनिक। हवाई हमले तो उसने शुरू कर ही दिए हैं। तो कतर, सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों ने इजराइल को राफा में घुसने पर खतरनाक नतीजे भुगतने की वार्निंग दी है। सभी का मानना यह है कि राफा पर इजरायली हमले से अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचेगी इंसानी एतबार से, और मिस्र के साथ इजराइल की टेंशन जंग के मुहाने तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ऐसे आसार बॉर्डर पर दिख रहे हैं। टैंक्स लग चुके हैं। राफा या यूं मान लीजिए इजिप्ट और इजराइल की तो जंग पहले कई बार हो चुकी है। राफा में इस वक्त गाजा की कुल 22 लाख आबादी में से 15 लाख लोग अपनी जान बचाकर टेंट में रह रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल की किसी भी जरूरत से निपटने के लिए मिस्र ने राफा से लगती सरहद पर अपने टैंक, अपने फौजी तैनात कर दिए हैं। लेकिन मिस्र ने जिस डेविड कैंप समझौते को तोड़ने की धमकी दी है वो क्या भला है, और वेस्टर्न वर्ल्ड इस धमकी से घबरा क्यों गया है, आपको समझना बड़ा जरूरी है। कैंप डेविड समझौता 17 सितंबर 1979 को इजराइल के प्रधानमंत्री तब के प्रधानमंत्री मेनचेम और मिस्र के राष्ट्रपति तब अनवर सादात के बीच हुआ था। यह समझौता 17 दिन तक अमेरिका के कैंप डेविड में एक गुप्त मीटिंग चली, बातचीत चली और फिर समझौता हुआ। मिस्र एक ऐसा मुल्क है, जान लीजिए, कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल की पैदाइश के वक्त से ही वो फ्रंट पर रहा है। ये और बात है, आज की वहां की गवर्नमेंट अल-सीसी की पपेट गवर्नमेंट कहलाती है। खैर, इजराइल के खिलाफ जो पहली जंग लड़ी गई, याद रखिएगा, उसको भी मिस्र ने लीड किया था। 1948 की जंग में मिस्र फ्रंट पर रहा, 1967 में फ्रंट पर रहा, 73 में फ्रंट पर रहा। लेकिन इस जंग के बाद 1979 में कैंप डेविड समझौते पर साइन करने के बाद वो जो है लगभग इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते ताल्लुकात निभाता चला आ रहा है। समझौता करने वाले दोनों लोगों को, जो उस वक्त के थे, नोबेल प्राइज भी, हाँ जी, ये होता है। ये माना गया कि जो अमेरिका की प्रॉक्सी है मिडिल ईस्ट में, इजराइल, उसको अगर मान्यता मिलती है एक छोटे अमेरिका को, तो फिर इन लोगों को इनाम तो देना चाहिए। इसीलिए मेनचेम और अनवर सादात को इनाम दिया गया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब 1979 में कैंप डेविड समझौता हो गया और इजराइल ने इजिप्ट के साथ अपने अच्छे रिश्ते, या इजिप्ट ने इजराइल के साथ अपने अच्छे रिश्ते कायम कर लिए, तो इसके नतीजे ये हुए कि मिस्र को अरब लीग से बाहर निकाल दिया गया। कई साल बाद जाकर, कड़ी मिन्नतों के बाद, वो इसमें वापस शामिल हो सका इजिप्ट। 1 अक्टूबर 1906 को सल्तनत उस्मानिया और ब्रिटिश हुकूमत के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत फिलिस्तीन और इजिप्ट के बीच एक बॉर्डर लाइन तय करने पर सहमति बनी थी। यह बॉर्डर ताबा इलाके से राफा शहर तक था। इजिप्ट में उस वक्त ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, जबकि फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का कब्जा था, जैसे कि भारत पर था। 73 साल बाद सन 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच 1906 के समझौते को बहाल करने पर सहमति बनी। इसके तहत इजिप्ट को सिनाई का इलाका वापस मिल गया। सिनाई पर अलग से एपिसोड लाएंगे, बहुत जबरदस्त बात बताएंगे वहां पर। तो इजिप्ट को सिनाई का इलाका वापस मिल गया और इजराइल को गजा पर कब्जा मिल गया। समझौते के बाद इजरायली फौज ने सिनाई छोड़ना शुरू कर दिया। बाद में गजा हमास के हाथों में आ गया था, इजराइल को यहां से जाना पड़ा था। इजरायली फौज के सिनाई से निकलने के बाद राफा क्रॉसिंग को इंटरनेशनल बॉर्डर का दर्जा मिल गया। फिलहाल गाजा और इजिप्ट के बीच जिस राफा बॉर्डर को आप जानते हैं, वो पूरी तरह से 1982 में शुरू हुआ था। इसके लिए कैंप डेविड समझौता हुआ था। इसी समझौते को तोड़ने की वार्निंग मिस्र ने दी है। कहा है कि बस समझ लो कि आप पहुंच चुके हो आखिरी लाइन तक।
इजराइल के खिलाफ कई जंग लड़ने के बाद मिस्र इजराइल के साथ शांति बहाल करने वाला पहला अरब देश बना और तब से वो इजराइल फलस्तीन के मुद्दे पर अहम भूमिका भी निभाता रहा है। मिस्र ये कभी नहीं चाहता कि इस पूरे मुद्दे को कोई और हाईजैक करे, इसलिए फलस्तीन के मुद्दे पर मिस्र हमेशा आगे दिखता है। वो होता है ना, मोहल्ले में एक आदमी जो होता है मुखिया बन जाता है, वो चाहता है कि तमाम जितने मोहल्ले में झगड़े हों, पंचायतें हमारे पास आए। मिस्र ये चाहता है कि फलस्तीन और इजराइल का हमेशा मामला मेरे पास आए ताकि मेरी तूती बोलती रहे। खैर, मिस्र ने इजराइल गजा के बीच 2008, 2012, 2014, 2021 में सीज फायर करवाने की कोशिश भी की, लेकिन तब ना गजा इतना तबाह हुआ और ना जंग की आंच मिस्र के बॉर्डर तक पहुंची थी। इसीलिए मिस्र इस बार खुद पर खतरा महसूस करते हुए इजराइल से समझौता तोड़ने की धमकी दे रहा है। मिस्र को यह लगता है कि इजराइल फलस्तीन के साथ उसके इलाकों को भी कब्जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उनका इरादा तो ग्रेटर इजराइल बनाने का है, तो इधर भी बढ़ेंगे, गोलान तरफ तो और आगे बढ़ जाएंगे वो। खैर, याद ये रखिएगा कि इजराइल दुनिया का ऐसा वाहिद अकेला अलबेला मुल्क है जिसकी कोई सरहद तय नहीं है, कोई नक्शा तय नहीं है, फिर भी सारे लोग जो हैं उसका झुंझुना बजाने पर लगे रहते हैं। वो अपनी पैदाइश से आज तक फलस्तीनियों की जमीन कब्जा कर बस फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। कहता है इस जमीन का हमारा हमसे हमारे खुदा का वादा है। यूएन के नक्शे के भी खिलाफ है ये सब कुछ। फलस्तीन को लेकर इजराइल का एक बड़ा एजेंडा यह भी है कि फलस्तीनियों को हल्के हल्के जॉर्डन और मिस्र भेजा जाए। उधर मिस्र ने अगर राफा क्रॉसिंग खोल दी तो वहां रेफ्यूजीज की तादाद बढ़ जाएगी और मिस्र की बदहाल इकोनॉमी और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि अभी खबर आई थी कि मिस्र ने एक छोटा सा कोई कस्बा है अपना वो बेच दिया है या बड़ा पैसा लेकर यूएई को दे दिया है। इसीलिए मिस्र ने गाजा से लगती अपनी पूरी सरहद पर कंटीली फेंसिंग कर दी है। साथ ही बॉर्डर के पीछे खड़ी अपनी फौज को हर वक्त अलर्ट मोड पर रहने का हुक्म दिया है। अब देखना यह है कि मिस्र की अब्देल फाताह अल सीसी की सरकारी धमकी से इजरायली सरकार राफा में जमीनी फौज भेजने से पीछे हटेगी या हमास पर कंट्रोल ना पा पाने की बेइज्जती झेल रहे नेतन्याहू मिस्र को फिर से अपना दुश्मन बना लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उन 15 लाख फलस्तीनियों का क्या होगा, जिनके एक तरफ मिसाइल, बम और टैंक होंगे और दूसरी तरफ कंक्रीट की और कंटीले तारों से बनी हुई ये सरहद जहां से गुजर पाना बेहद मुश्किल है। मैं जो सोच रहा हूं वो बहुत डरावना है।